हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हिस्ट्री से। हिस्ट्री में मैंने पहले भी 2 वीडियो दिया है जो है कॉजेस फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड कॉजेस फॉर द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। तो अब ये जो वीडियो होने वाला है ये होने वाला है रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, पहले इस वीडियो को पूरा देख लो। पहला जो रिजल्ट हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अकॉर्डिंग टू द आईसीएसई सिलेबस वो है ट्रिटी ऑफ वर्सलीज। इसको हम लोग ट्रिटी ऑफ पीस के नाम से भी जानते हैं। तो ट्रिटी ऑफ वर्सलीज, तो अलाइज नेशंस जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीत गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का विनर्स था अलाइज नेशंस। तो एलिस नेशंस लोग ये क्या क्या एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया। ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ये कॉन्फ्रेंस हुआ था वर्सलीज में। वर्सलीज एक जगह का नाम है जो पेरिस के नज़दीक है। तो जनवरी 1919 से लेके जून 1919 तक बहुत बार ये लोग का मीटिंग हुआ इन वर्सलीज, इन पेरिस एक्सेट्रा। और 27 कंट्रीज़ का रिप्रेजेंटेटिव्स आया था ये मीटिंग में। मगर मेनली जो डिसाइड किया था ट्रीटी ऑफ पीस का टर्म्स को वो मेनली 3 लोग थे। पहला वुड्रो विल्सन, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, लियोर्ड जॉर्ज, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, एंड जॉर्ज क्लेमेंसियो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। ये तीनों लोग मेनली डिसाइड किया था टर्म्स ऑफ द पीस ट्रीटी। ये जो 27 स्टेट्स आया था उसमें जो स्टेट्स हार गया था, जो कंट्री हार गया था उसको नहीं बुलाया गया था। और रशिया वो जीता था, वो अलाइज नेशंस का पार्ट था, पर उसको कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया। फिर डिस्कशन के बाद पेरिस का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था जून 28, 1919 को, उस दिन ट्रीटी ऑफ वर्सलीज साइन हो गया और जो वॉर था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया। ये ट्रीटी का मेन 14 टर्म्स है, मेन 14 पॉइंट्स है जो मेनली वुड्रो विल्सन अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था वो दिया है। और ये ट्रीटी को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि जर्मनी वापस से कोई वार स्टार्ट ना कर सके। अब देख लेते हैं कुछ टर्म्स ऑफ दिस ट्रीटी। तो पहला जो टर्म है वो है कि जर्मनी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ है, तो जर्मनी इज़ गिल्टी। जर्मनी का वजह से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ है। टर्म नंबर 2, जर्मनी की वजह से जितना नुकसान हुआ अलाइज नेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जितना भी नुकसान हुआ अलाइज नेशंस में, जितना भी डैमेजेस हुआ, उसके लिए जर्मनी को एक कॉम्पेंसेशन चार्ज पे करना पड़ा। मतलब उसके भरपाई करने के लिए एक चार्ज पे करना पड़ा एंड इट वाज अ ह्यूज अमाउंट। इट वाज $33 बिलियन। और जर्मनी को अपने कोल माइंस से 10 साल के लिए बहुत सारा कोल देना पड़ेगा फ्रांस को, इटाली को और बेल्जियम को। पॉइंट नंबर 3, जर्मनी के अंदर राइन वैली था। तो राइन वैली में जर्मनी का जितना ट्रूप्स है उसको जर्मनी को हटाना पड़ेगा और अलाइज नेशंस का ट्रूप वहाँ पास रहेगा 15 साल के लिए। पॉइंट नंबर 4, जर्मनी को अपने टेरिटरी में से कुछ पार्ट्स देना पड़ा टू कंट्रीज लाइक फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, पोलैंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट, जर्मनी के पास एक कोल माइन था जिसका नाम था सार। तो सार जो कोल माइन था वो जर्मनी को देना पड़ा 15 साल के लिए। लीग ऑफ नेशन के अंडर चला गया वो कोल माइन 15 साल के लिए। नेक्स्ट, जर्मनी का जो ओवरसीज कॉलोनीज था, एशिया में, अफ्रीका में जितना कॉलोनीज था, जितना कंट्रीज को जर्मनी कैप्चर करके रखा था, वो सारा कॉलोनीज अलाइज नेशंस के अंदर चला गया। नेक्स्ट टर्म, जर्मनी का जो कॉलोनीज था पैसिफिक ओशन का आइलैंड्स में, और जर्मनी का जो कंट्रोल था चाइना के ऊपर, वो सारा जर्मनी को देना पड़ा जापान को। उसके बाद नेक्स्ट टर्म, जर्मनी का जो आर्मी है उसको रिड्यूस कर दिया गया था, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, उसको कम कर दिया गया था टू ओनली 1 लाख सोल्जर्स एंड 15,000 men in नेवी with 24 ships। एयरफोर्स और सबमरीन्स वर बैंड। उसके बाद कंट्रीज लाइक बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, ये सारा कंट्री इंडिपेंडेंट हो गया, फ्री हो गया ड्यू टू ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। द लास्ट टर्म, एक लीग फॉर्म होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होगा फॉर द इंटरनेशनल पीस, और वो ऑर्गेनाइजेशन हुआ लीग ऑफ नेशन। तो अब हम लोग बात कर चुके हैं कि फर्स्ट रिजल्ट क्या था, जो था ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। अब आगे हम लोग बात करते हैं सेकंड रिजल्ट जो है
टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट। तो क्या है टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट? सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंज आया वो है एंड ऑफ यूरोपियन सुप्रीमेसी। मतलब कि पहले सबको लगता था कि यूरोप जो बहुत ही पावरफुल है और उसको कोई नहीं हरा सकता, पर आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूएसए बहुत डेवलप्ड हो गया और वो यूरोप से भी ज़्यादा बेटर हो गया, यूरोप को नीचे कर दिया। तो ये हो गया एंड ऑफ यूरोपियन सुप्रीमेसी। उसके बाद यूरोप का जो पॉलिटिकल मैप था उसमें बहुत सारा चेंज आया। सबसे पहले तो बहुत सारा डायनेस्टीज़ का एंड हो गया, 3 डायनेस्टीज़ का एंड हुआ। पहला जो डायनेस्टी था वो था रोमानव डायनेस्टी फ्रॉम रशिया, उसके बाद होहेंजोलन डायनेस्टी इन जर्मनी एंड द हैब्सबर्ग डायनेस्टी ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी। और फिर वर्ल्ड वॉर के एंड में टर्की का ऑटोमन एम्पायर भी ख़त्म हो गया। उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी, जो दोनों कंट्री एक ही में अटैच था, ऑस्ट्रिया अलग हो गया और हंगरी अलग कंट्री हो गया। उसके बाद कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स निकला, जैसे कि चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, ये सारा इंडिपेंडेंट स्टेट्स इमर्ज हुआ। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यूरोप में डेमोक्रेसी का सिस्टम स्टार्ट हो गया। पहले डेमोक्रेसी नहीं था, अब डेमोक्रेसी का सिस्टम स्टार्ट हो गया यूरोप में। ये तो बात हो गया टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट का। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड रिजल्ट, जो है लास्ट रिजल्ट, फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशन। जैसे कि मैंने पहले बताया है, जो 14 टर्म था ट्रीटी ऑफ वर्सली का, विल्सन के द्वारा दिया हुआ जो 14th टर्म था वो था फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होगा जो इंटरनेशनली वर्क करेगा फॉर इंटरनेशनल पीस, और वो नेशन हुआ लीग ऑफ नेशन, जो फॉर्म हुआ था 1920 में। तो अब जल्दी से कुछ एम्स देख लेते हैं लीग ऑफ नेशन का। पहला जो ऑब्जेक्टिव है, पहला जो एम है लीग ऑफ नेशन का, वो है कि मेंबर स्टेट आपस में कोई सीक्रेट ट्रीटी फॉर्म नहीं कर सकता। क्या कि पिछला बार ट्रिपल एंटेंटी फॉर्म हुआ था, पिछला बार ट्रिपल अलायंस हुआ था, और उन दोनों के बीच के हॉस्टिलिटी की वजह से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो अब कोई सीक्रेट ट्रीटीज फॉर्म नहीं कर सकता मेंबर स्टेट्स। उसके बाद मेंबर स्टेट है वो ह्यूज आर्मी मेंटेन नहीं कर सकता, ह्यूज मिलिट्री फोर्स मेंटेन नहीं कर सकता। उसके बाद मेंबर स्टेट शुड रेस्पेक्ट ईच अदर। तो ये हो गया कुछ एम्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लीग ऑफ। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।